बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जिसमें बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनसे जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के मुज़ाकरात होने थे या उनके साथ जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो इनडायरेक्टली उनके साथ नहीं थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। ऐवान सदर से वो तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब इसको लेके जो तंज़ीमातुल मदारिस वफाक की है, उसने बैठ के ये एलामिया जारी कर दिया कि इसके ऊपर अब बातचीत कोई नहीं होगी। उन्होंने इसके ऊपर जो स्टैंस लिया वो ये लिया कि अब ये बाकायदा तौर पे एक्ट बन चुका। जब एक बार सदर ने कोई उज़र उठा के वापस भिजवाया और उसके बाद सदर को वापस वो बिल भिजवाया गया और उसके ऊपर मुकर्रर दिनों के अंदर सदर ने कोई एतराज़ आयद नहीं किया और उसके बाद भी अगर वो एतराज़ आयद करते हैं तो स्पीकर ऑफिस को वो मौसूल नहीं हुआ, तो ये तो अब एक कानून है, ये तो अब एक पार्लियामान का एक्ट है और इस एक्ट से रूगर्दानी नहीं की जा सकती। इसको मंजूर करने के लिए आप फिर से वापस पार्लियामान के अंदर नहीं ला सकते, अब तो ये ऑटोमेटिकली कानून बन चुका है। अब इस बिना के ऊपर उन्होंने हुकूमत को डेडलाइन दी कि हमारे साथ कर ले मुज़ाकरात, बसूरत दीगर आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हुकूमत की तरफ से भागदौड़ शुरू हुई और आज जो है वो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी, जिसमें सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी साहब मौजूद थे, कामरान मुर्तज़ा मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल उसके अंदर मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी उसके अंदर मौजूद थे, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान कायरा साहब उसके अंदर मौजूद थे। अब वहाँ पर जो गुफ्तगू शुनीद हुई, वहाँ पर यह बात हुई कि अब इसके ऊपर कोई इबहाम बाकी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बाद में आके प्रेस टॉक की है, उसके अंदर उन्होंने ये बात की कि इस पे वज़ीर आज़म साहब ने हमारी बात को समझाया। अब इस मामले के ऊपर उन्होंने कहा है कि मामला हल कर देंगे और हमारी नज़र में अब शायद ये पार्लियामान के मुश्तरका इजलास तक की बात ना जाए, ये मंजूर हो जाएगा और इसका गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। अब ये जो गजट नोटिफिकेशन अगर उसका इजरा कर देते हैं कि जिसके ऊपर सदर ममलिकत ने यह एतराज़ आयद किया था कि ये बुनियादी तौर के ऊपर अगर इसको मंजूर कर दिया जाता है तो ये कानून की हुक्मरानी से बाहर निकल जाएगा, इसमें कानून की हुक्मरानी नहीं होगी बल्कि मनमानी होगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि फैटफ का जो तलवार हमारे सर के ऊपर लटक रहा है उसको लेके हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर इसे सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करना शुरू कर दें तो चेक एंड बैलेंस इसके ऊपर मौजूद नहीं रहेगा। अब इस ज़मन के अंदर हुकूमत ने इस डायलॉग का तो आगाज कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ बात यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी के हवाले से दी गई जो डेडलाइन है वो है परसों तक की, यानी इतवार के रोज तक की। इतवार के रोज से पहले बाकायदा तौर पे डायलॉग के लिए पेशरफ्त का आगाज होना था, तो सिविल नाफरमानी की कॉल का वापस होना था। अब सोमवार की सुबह को अल-कादिर ट्रस्ट ये 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है उसका फैसला भी आना है। अब उस फैसले की रोशनी में क्या होगा, उससे पहले मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त क्या होगी, ये एक अहम सवाल है। जी राना साहब, क्या समझते हैं आज की जो मुलाकात है, आज की जो डेवलपमेंट है, क्या वो बर्फ पिघल गई जो मौलाना ने जमा के रखी हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताइदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना साहब ने बर्फ़ कौन सी जमा के रखी थी, ज़रा यासर साहब मुझे आप ये भी बता दें। आपके दिल में बड़ी खुश फहमियाँ होती हैं और या आप दिन में भी ख्वाब देखना शुरू हो गए हैं, या आप सोशल मीडिया के उस पेज को पढ़ते हैं जिसे आप पसंद फरमाते हैं। कौन सा पेज? आप कोई भी पेज जिसका आप पसंद फरमाते हैं उसे पढ़ते होंगे। आप वो पेज नहीं पढ़ते जो हकायक पर मबनी है, आप वो चीज़ें नहीं देखते जो हकायक पर मबनी है, आप वो चीज़ें आपके सामने से नहीं गुजरती या आपके सामने से गुजरे तो आप आंखें बंद कर लेते हैं जो हकायक है। मुझे बता दें कि मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना साहब के बयानात और फिर मौलाना साहब का अचानक यू टर्न लेना और उसके बाद फिर जितनी तरामीम हुई उस पर मौलाना साहब का ये कहना कि जनाब इन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी कर दी, और उसके बाद ये दीनी मदारस के मामले पर हाफिज हमदुल्ला के वो सारे बयानात निकाल लें, ज़रा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब के बयानात निकाल लें, मौलाना वासे के बयानात निकाल लें, खुद मौलाना फजलुर रहमान साहब के पेशावर जलसे के खिताब को निकाल लें, तो आपको पता चल जाएगा। हमें तो इंकशाफ नहीं हुआ थे 2 दिन पहले कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने कई दफ़ा इनसे फ़ोन पे बात की है, आज अचानक वज़ीर आज़म हाउस में चले गए, वहाँ बैठ के भी आ गए, और जब बाहर आके मीडिया टॉक की तो मौलाना साहब ने कहा कि हमें यकीन है कि हमारे सारे मामला क्लियर हो गए।
फिर ये नूरा कुश्ती थी, फिर ये क्या था? यासर साहब, इस मुल्क में अगर ये मामला इतने आसानी से हल हो गए तो फिर मामला ख़राब क्यों हुए थे? फिर हमें मान लेना चाहिए कि हम जानबूझ के किसी अपोजिशन के मामले को, जेन्युइन अपोजिशन जो है उसको मंजर से हटाने के लिए पहले एक और सियासी जमात को अपोजिशन बनाकर पेश करते हैं और एक प्री प्लान सारे टीवी चैनल्स पर, तमाम सोशल मीडिया पर, और एक प्री प्लान ऐसी कुश्ती करवाते हैं, ऐसा दंगल करवाते हैं जिसमें हमें पता होता है कि आखिर में ये दंगल कहाँ पे जाके ख़त्म होना है और किस वक्त ख़त्म होना है। सिर्फ आवाम को हम बाकी मंजरनामे से उनकी तस्वीर, मंजरनामे को हटाकर सिर्फ एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। मैंने तो 26वीं आईनी तरमीम से लेकर ये मदरसों के मामले पर यही देखा है। मैंने जमात इस्लामी के इस पिंडी मुजाहरे से लेकर आज के दिन तक यही देखा है। हाफिज साहब भी इसी तरह आते हैं, बड़े मोहतरम है, उनको आने पर मैंने कहा था कि आज जमात इस्लामी फिर जिंदा हो गई है। हाफिज साहब आते हैं, कहते हैं क्या किया इन्होंने, इतने मुआहदे ख़त्म हो गए, सारा कुछ ठीक हो गया, फिर भी क्यों नहीं आज तक इन्होंने बिजली सस्ती की? उसके बाद क्या होता है? हाफिज साहब सारा दिन के लिए मेरी तरह सो जाते हैं। मौलाना साहब आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, मौलाना साहब भी अचानक पता चलता है सारे काम ठीक नहीं। तो फिर बात यह है कि ये सारे एक बने बनाए अपोजिशन लीडर है। आप अगर पीर पगारा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लें, उनके क्लिप्स देख लें, तो आपको नज़र आएगा कि कौन लोग कहाँ से बोलते हैं। अगर आज आपने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क सुने हैं तो आपको नज़र आ जाना चाहिए कि अब किस कोने से ये आवाज़ नहीं आती, किस कोने से, अदालत के कोने से लेकर अवामी कोने तक, हर जगह से ये आवाज़ नहीं आ रही कि अब जिसका दिल चाहता अदारे जो हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, वह हुकूमतें गिराने बनाने, आज जो बाहर बैठा है कल वो जेल में होगा, कल जो जेल में था वो बाहर होगा, और कई आप जैसे जो और मेरे जैसे जो होंगे दानिश्वर, वो किसी को बीमार भी करवा देंगे और किसी को शिफा। तो क्या बात कर रहे हैं यासर साहब? ये सारी टीम, मुझे बताएं, क्या आज़ादी मार्च पाकिस्तानी कौम के लिए हुआ था या किसी को बाहर भेजने के लिए हुआ था? वो तो बातें अब खुल के आ गई, तो अब उस पर क्या बात नहीं, आप खुल के आ गई, आपने तो कभी खुल के बात नहीं की उसमें, आपका दर्द होती है आप। सर मुझे कहाँ पे ना ना ना, आप छुपा, जितनी मर्जी छुपाएं यासर साहब। आप आजकल जो एमपीए की तैयारी में है ना, वो नहीं होने देना मैंने। किसमें एमपीए की? ये मुझे ऐसे लगा जैसे आपने सीएसएस की तैयारी पे लगाया हुआ मुझे। अब सीएसएस की तैयारी नहीं होती जी, एसीएस की तैयारी होती है। मुझे ये बताइए सर कि आज जो मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की अली अमीन गंडापुर साहब से, ये केपी के मामले के ऊपर ही है या पीटीआई के मामले के ऊपर? नहीं, मैं समझता हूँ ये केपी के मामले के ऊपर थी, और ख़ासतन ये एक हुकूमत और दूसरी हुकूमत का जो एक सिलसिला होता है वही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन आज इस्लामाबाद के अंदर जो है पार्लियामेंट लाजिस से लेकर अहम तरीन जगह जहाँ पर अहम तरीन लोग बैठते हैं, वहाँ से ये बातें बाहर निकल रही हैं कि बहुत जल्द बर्फ़ पिघल जाएगी मुज़ाकरात के हवाले से। आज जो दोनों स्पीकर्स जो हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर और पंजाब असम्बली के स्पीकर की जो गुफ्तगू है, उसमें ये नज़र आ रहा है कि शायद कल किसी वक्त भी ये ऐलान हो जाए या परसों किसी वक्त भी ऐलान हो जाए कि हुकूमत की तरफ से ये मुज़ाकराती कमेटी जो है ये तहरीक इंसाफ के साथ रब्ते करेगी, तहरीक इंसाफ की कमेटी से रब्ते करेगी, और उसके बाद ये पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड ये करेंगी यासिर साहब कि क्या ये बन भी जाती है कमेटी, सारा कुछ भी हो जाता है, और फिर एक ऐसे बेबुनियाद केस जिस पे कानूनी माहिरीन कहते हैं, जो कल भी हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया, पैसे भी वापस आ गए, सारा कुछ हो गया, जिस पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका आप नाम नहीं ले रहे, जिनको असल मुद्दा कह रहे हैं कि जनाब इसने रिश्वत दी और इसने रिश्वत ली। जिसने रिश्वत दी उससे अभी तक जरा नहीं हुई, उसका बयान नहीं लिया गया, उसका कोई मौक़िफ़ नहीं लिया गया, उस पर कोई कानूनी कदगन नहीं अभी तक लगी, और जिस पे इल्ज़ाम है कि इसने ली वसूल की, देने वाले को कुछ नहीं, लेने वाला जो है उसको मुल्ज़म बना दिया जा रहा है। तो अगर पीर के रोज़ सज़ा हो जाती है जिसके कवी इम्कानात हैं, तो फिर उसके बाद आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकराती अमल चल सकेगा? बेशक वो सज़ा कुछ दिन के लिए होगी, इसलिए अच्छा ये भी जो एक गलत फहमी है ना बहुत से लोगों को कि जनाब वो छुट्टियां हैं,
फौजदारी मुकदमात का, जिस तरह उन्होंने कह दिया कि वो तो चलते हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट में चला है ना केस, फौजदारी केस था ना, उसी के अंदर ही तो सारे रिमार्क्स आए ना। तो ये बात बड़ी क्लियर सी है कि मुज़ाकरात होने हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इब्तदाई तौर पे हमने जो डिस्कशन की है इस वक्त पूरे मामलात के ऊपर के सियासी माहौल क्या बन रहा है, अब तक के इम्कानात क्या हैं, इसको लेके आगे क्या पेशरफ्त हो सकती है, हुकूमत वक्त क्या कुछ सोच रही है और उसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से करेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो मुलाकात है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मुलाकात तक बात पहुँचेगी या फिर यहीं तक रह के अपने आप को सेफ जोन में समझा जाएगा, इसी भी बात करेंगे। सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दुरानी साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेडलाइन है इतवार तक, और एक डेडलाइन JUIF की भी थी, उनकी डेडलाइन से पहले हुकूमत ने अपनी लाइन थोड़ी सी पीछे करके उनको बुला लिया है, बातचीत आज कर ली है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बिठाया, ख़ुद भी बैठे, वफाकी वज़ीर कानून भी बैठे, अटॉर्नी जनरल भी बैठे। उसके नताइज क्या निकलेंगे आज की मुलाकात के, और PTI वाली जो है डेडलाइन उसका क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात तो हमारी यही है कि जी इन तमाम डेडलाइनों के बीच में से कोई एक रियल लाइन निकल आए, जो लाइन जो है कौम को मतलब बेहतरी की तरफ ले जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को जो प्रीरेक्विजिट्स हैं किसी भी डायलॉग के, उसकी तरफ वो बढ़ने में थोड़ी बिला वजह ताखीर कर रहे हैं। उन्हें जल्दी करना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। और उसका तरीका ये है कि जो इन्होंने एक प्री कंसीव्ड नोशंस बनाए हुए हैं कि जी फलां इस चीज का मुजरिम है, फलां इस चीज का मुजरिम है, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, वो सब हुकूमत के काम है नहीं। वो काम बेसिकली अदालतों के हैं, और अदालतों को इन्होंने ताला भी लगा दी और पेंचर भी कर दिया, तो वो इनका अपना एक बार फैसला है। तो इस वक्त जो ये सारी चीजें हैं खुश आइंद है, अच्छा का है, आपस में मिले बैठे। लेकिन अगर इन्होंने वाकई बात खत्म करनी है तो कैदियों को पहले छोड़े, उसके बाद जो है बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो बातचीत कहीं तक जाएगी। वरना जो है अख्तियार जो है वो है, और हुक्मरानी जो है वो फॉर्म 47 वालों के पास है, ठीक है ना जी। तो इसलिए अब मतलब ये है कि क्या कहें। अच्छा दुरानी साहब, पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी गई, उसी हुकूमत ने, अभी नई हुकूमत नहीं आई, पुरानी हुकूमत ने आई। भारत भी ये सब कुछ कर रहा है और ममालिक भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इतने कमज़ोर हैं या हमारी खारजा पॉलिसी इतनी जो है नाकस है, या हमारे आपस के इख्तलाफात इतने ज़्यादा है कि कोई भी किसी वक्त भी चाहता है हम पर पाबंदी लगा देता है? सख्त करने के लिए कौम को और मुल्क को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि मुल्क के अवाम जो हैं उनको तकसीम करके रखा गया, ताकि पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं वो तमाम के तमाम हुकूमत की और पाकिस्तान की ताकत हैं, लेकिन उनको नहीं बनाया जा रहा। दूसरी तरफ ये बात भी है कि मौजूदा जाती हुई हुकूमत जो इस वक्त ये इख्तियार आ रही है, हमें चाहिए कि हम अपनी हुकूमत को ऐसी पोजीशन पे लाएं कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है उसके साथ ये बेहतर तरीके पे बात कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की जो सियासी और मौजूदा हुकूमत की जो बैनुल अक़वामी हैसियत है दुनिया की नज़र में मुंतखब होने के रेफरेंस से वो बहुत कमजोर है। इस वक्त ये पार्लियामेंट का और मुल्क का सोचने का मौका है कि ऐसे मुल्क में, ऐसे सूरत हाल में पाकिस्तान को जो चैलेंजेस आज दरपेश हैं ये कल मजीद बढ़ेंगे। ये जो अमेरिकन एक वो आई है नाजायज किस्म की हमारे ऊपर पाबंदी, इन पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए हमें एक तरफ तो मुत्तहिद हो जाना चाहिए और दूसरी तरफ हमें ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जिनकी कमजोरियां बाहर वालों के पास ना हो,
जिनका सब कुछ पाकिस्तान में ना हो। आज जो पाकिस्तान का चैलेंज है वो मेड इन पाकिस्तान लीडरशिप को डिमांड करता है। वो ऐसी लीडरशिप को डिमांड करता है जो पाकिस्तान की मट्टी से अपना नाता ना तोड़े, अपनी जायदादों को ना तोड़े, अपने ताल्लुक को ना तोड़े, बल्कि इस मट्टी पे खड़े होके पाकिस्तान की हिफाजत करे। तो मेरी तो ये ओपिनियन है कि ये चैलेंज जो है, ये चैलेंज इंशाल्लाह हम इसमें कामयाबी से इससे निकलेंगे। ये सब कुछ हमारा अपना है, हमने खुद चीजों को डेवलप किया, सारी दुनिया में हो रही है, इंडिजिनस डेवलपमेंट है। उसके बावजूद ये पाबंदी लगना बिल्कुल नाजायज है, लेकिन इस हुकूमत की कमजोरी जो है, मुझे लगता है कि वो इस पाबंदियों से ज्यादा हमारी कमजोरी बन गई। सर एक चीज़ ये बताइए कि कुछ दिनों पहले अमेरिका की तरफ से मुस्तकबिल करीब के अंदर मुमकिना दबाव आने के ऊपर कुछ लोग छह मगोइयाँ करते हुए उस पर खुशी के शादियाने बजा रहे थे, हमारे हक में बात होगी। अब दूसरी तरफ ये इंटरवेंशन है, क्या ये ज़रूरत नहीं है कि हम इधर के मामलात इधर ही बैठ के तय करें और ना कोई खुशी के शादियाने बजाए और ना ही इस तरह बैठ के हमें इसके ऊपर बात ये करनी पड़े कि हमारे ऊपर पाबंदी लगाने वाले वो कौन होते हैं? देखें जी, बिल्कुल आपने बुनियादी बात की। हमें अपना हाउस इसे कैसे इन ऑर्डर लाना, मतलब हमें कौन मना कर रहा है कि हम आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ मिलके अपनी ताकत को मुजतमे ना कर सकें। आज दुनिया की कौन सी कौम है जो बाहर से आने वाले चैलेंजेस के मुकाबले में इकट्ठी होकर खड़ी नहीं होती? हमें भी इकट्ठा होकर खड़ा होना है, लेकिन हम क्या करें? हमें तो इल्जामात से ही फुर्सत नहीं मिलती, हमें तो मुकदमत से ही फुर्सत नहीं मिलती, हमें तो एक दूसरे को एक्यूज करने से फुर्सत नहीं मिलती। हम दूसरे को माफी मंगवाना चाहते हैं उन जुर्मों की जो जुर्म अभी उसने किए नहीं किए, वो साबित नहीं हुए। तो मतलब इस किस्म के नादान जो हमारे अहले इक़्तिदार होंगे तो उनके 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 साथ आप क्या करेंगे? दूसरी तरफ बाहर से जो चैलेंज है हमारे लिए अमेरिका की तरफ से चैलेंज, देखें अमेरिका में जो कोई भी हुकूमत होगी, जो कोई भी हो, उसने जो डील करना है वो हमारी स्ट्रेंथ के जरिए ही हमने उनसे डील करना है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में एक हुकूमत है और एक हुकूमत आ रही है, ये वहां की ग्राउंड रियलिटी है। और जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लैंड माइन्स बिछा सके आने वाली हुकूमत के रास्ते में। हमें अपनी मनसूबाबंदी इस तरह कौमी सतह के ऊपर करनी चाहिए कि हम आने वाली हुकूमत के साथ आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करने वाली पोजीशन के अंदर आए। उसके लिए हमें अपने जो इंतखाबी डिस्क्रिपेंसीज हैं और जो हमारे इंटरनल इख्तलाफात हैं उनको ओवरकम करते हुए, अगर मेरा तो बस चले तो मैं तो सारी लीडरों को इकट्ठा बिठाऊं और वो इकट्ठे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने तो क्या नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का जो मैंने बार बार कहा है वो क्या चीज थी? वो इसी का मुकाबला करने के लिए एक हुकूमत थी कि जो भी मुंतखब हुआ है वो पार्लियामेंट में आया है, ही शुड बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और वो हुकूमत में बैठ के पाकिस्तान के तहफ्फुज़ के लिए और पाकिस्तान के लिए मफाद की बात करे। हमने बाहर जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी है उनको हमने अपना दुश्मन बनाया हुआ है, उनको हम जो है उनकी शहरियतें मुअत्तल करते। दुरानी साहब आप जो बात कर रहे हैं, अच्छा आपको भी बताएगा वो बात पूरी नहीं होनी। आपको भी इल्म है कि इस बात ने कम से कम इस मौजूदा सिनेरियो में मौजूदा सियासतदानों ने किसी सूरत में इस पर अमल नहीं करना। वो बात हमें बताएं जिस पर अमल हो जाए। फिर वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो इस वक्त तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं उनको चाहिए कि मौजूदा हुकूमत को वो फारिग करें और नई हुकूमत बना लें, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये आगे बढ़ने नहीं दे रही पूरे मुल्क को और मईशत को। देखिए, इतना पार्लियामेंट ने ही कुछ करना है और उन्हें ही करना पड़ेगा। मैं इस मामले में बिल्कुल सीरियस हूँ कि हुकूमत इस वक्त जो है वो एक उसमें आ चुकी है, स्पेल में आ चुकी है, वो फैसले करने से महरूम हो चुकी है, वो सोच से और समझ से आरी हो चुकी है। देखिए, आप जिन बातों का कह रहे हैं ना कि ये नहीं करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले इन्हें यही करने चाहिए, लेकिन अगर नहीं करते उस सूरत में कोई तो कुछ करे।
नहीं दुरानी साहब, आप दिल के पे हाथ रख के कहें ये कर सकते हैं? देखें, ये सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि इनका दिल से आना है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि इनके जो है, इनके दिल के अंदर वो चोर है। मतलब आप मुझे बताएं कि कितना बाइज्जत तरीका था कि अदालतों के जरिए फॉर्म 47 और 45 और 47 का इशू वो हो जाता, डिस्क्रिपेंसी डील हो जाती और हर चीज आहिस्ता आहिस्ता बाइज्जत तरीके पे आगे चल गई। किसने अदालत के टायर पंचर किए? किसने अदालती निजाम को गिरा दिया? इसलिए कि बाइज्जत तरीके पर एक ट्रांसफॉर्मेशन ना हो सके, ना हक से हक की तरफ। तो अब यह है कि ऐसी सूरत हाल में जब आज आप दुनिया के प्रेशर्स के अंदर आ रहे हैं राणा साहब, क्या तरीका है, दुनिया कौन सी ताकत है जो दुनिया को मुंह दे सकती है अवाम के अलावा? कौन सी ताकत है जो दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान को मजबूत कर सकती है अवाम के अलावा? नहीं और कोई कर सकता। क्या वो लीडर वो लोग करेंगे जिनका सब कुछ उनके कब्जे में है? नहीं, आपको ऐसी क़यादत सामने लानी पड़ेगी जो पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर उसके मफादात हो और पाकिस्तान के अवाम के दिलों के अंदर वो रहती हो। मतलब अब ये है कि अगर लंदन और अमेरिका और पेरिस और फला जगह के मरकजी सेंटर, उनके दिल में रहने वाले अफराद जो है वो कैसे पाकिस्तान की मुश्किल हालात में जो है वो उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? हम उन्हें फिर भी यही कहते हैं कि वो बाइज्जत तरीके पे साइड पे हो जाए और अवाम की जमहूरी हुकूमत के क़याम के लिए वो उनको रास्ता दे दें और रास्ता दे के वो बाइज्जत भी बन जाएंगे और मुल्क का भला भी हो जाएगा और हम पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होके तो हर चीज कर सकती है, मुत्तहिद होके तो वो लड़ सकती है। वरना आप देख लें कि बड़ी बड़ी जो जाबराना हुकूमतें हैं, सब हुकूमत की जब भी कोई वाकया होता है, हुकूमत खत्म होती है, उसके बाद क्या होता है? जेल खुलती है और जेल में से कुछ लोग निकलते हैं जो बड़ी देर से भी अंदर होते हैं या कम देर से अंदर होते हैं। क्यों आप जेलों को बढ़ा रहे हैं? क्यों आप मुकदमों को बढ़ा रहे हैं? क्यों आप जेलों के अंदर लोगों को रख के जो है दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि आप मतलब आप उन जालिम हुक्मरानों की तरह से हैं जो कि अपने अवाम को और बिलखुसूस दुनिया के अंदर, महज़ब दुनिया के अंदर सियासी कैदी जो होता है वो एक तोहमत होती है। आप क्यों सियासी कैदियों की तादाद बढ़ा के जो है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की हैसियत को मजरूह कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने? तो लिहाजा मतलब अमेरिका हो, और ये मैं आपको बता दूं, आपको तमाम मुल्कों से डील करना है आगे चल के। अमेरिका से भी करना है, बरतानिया से भी करना है, दुनिया से भी करना है। सारे लोग आपको पहले तो एक बात कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन करें। दूसरी बात यह है कि आप नहीं जमहूरियत से इनकार कर सकते। आप एक जमहूरियत की गोद में पैदा हुआ मुल्क है। पाकिस्तान किसी जंग के नतीजे में वजूद में नहीं आया था। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए वजूद में आया था। इसको आप चाहें कि आप एक ऑटोक्रेटिक मुल्क बना दें और इसको आप ऐसे हुक्मरानों का मुल्क, जब भी यहाँ पे आप देख लें मार्शल लॉ भी रखते रहे तो वो भी जमहूरी बनते विड्रॉ होते रहे। तो चूंकि ये इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अब 8 फरवरी के बाद जब अवाम भी खड़े हो चुके, मैं कल पिशावर गया हुआ था, ठीक है ना जी, वहाँ की तमाम जो लीडरशिप है उनसे मेरी मुलाकात हुई और GDA से कराची से भी हमारे सफदर अब्बासी साहब आए हुए थे, मीटिंग भी हुई। हम सबका वहाँ ये ख्याल था कि इस वक्त जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उनके मुकाबले का एक ही तरीका है, कम से कम इस हुकूमत की नादानी के मुकाबले में तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो जाए और इकट्ठी होके एक ऐसा लाए अमल बनाए जिसके नतीजे में मुल्क आगे बढ़ सके। अब इसमें कौन सी मुल्क दुश्मनी है यार? अच्छा सर, ये बताइए कि ये बताइए कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतवार तक की डेडलाइन दी है, आज तक तो उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब जो मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई आज वो कुरम वाले मामले के ऊपर, अब उसमें क्या गुफ्तगू शुनीद हुई होगी ये तो मालूम नहीं, लेकिन आज के दिन तक अगर उस पर पेशरफ्त नहीं है तो क्या आपको इतवार के बाद सिविल नाफरमानी की कॉल पे अमल दिखाई देता है? देखिए, हमारा जो एक मशवरा है मुसलसल यहाँ पे, मेरी तो इसके बारे में बड़ी राय हाल बना आपके प्रोग्राम में कहा था कि भाई पिछले 9 माह से 8-9-10 माह से मुसलसल हुकूमत जो है वो सिविल नाफरमानी कर रही है
हुकूमत जो है आइन को नहीं मान रही, कानून को नहीं मान ली, अदलिया को नहीं मान ली, इसलिए एक सिविल नाफरमानी की तहरीक तो पाकिस्तान में चली रही है हुकूमत की तरफ से। मेरा नहीं ख्याल कि अभी अपोजिशन को किसी नई सिविल नाफरमानी की तहरीक की जरूरत है, बल्कि हमें इस वक्त तो इस चीज की जरूरत है कि एक सिविल नाफरमानी करने वाली हुकूमत को कहा जाए कि यार तुम अपने घर जाओ और एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो कि हुकूमत कानून को भी माने और आइन को भी माने। मेरा ये ख्याल है कि जो हमारी सारी कोशिशें हैं वो यही कोशिशें हैं कि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्ट्रगल को उस हद पे ले जाए कि तमाम ऑपोजिशन उसका हिस्सा बनते हुए ऐसी हुकूमतों को कि जो मुल्क के अंदर जमहूरियत को आने नहीं। इस वक्त हुकूमत की सब सख्त कोशिशें। पहली कोशिश ये है कि कहीं पाकिस्तान के अवाम बाख्तियार ना हो जाएं कि वो ये समझना शुरू कर दें कि उनके वोट से हुकूमत बननी चाहिए। दूसरी उनकी कोशिश ये है कि जो इस वक्त हकीकी तौर पे मुंतखब लोग हैं वो किसी तरीके से जो है इक़्तिदार में ना आ जाए। वो आ गए तो फिर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की हुकूमत आ जाएगी तो हमारा तो हाल खराब हो जाएगा। तीसरी उनकी कोशिश ये है कि मुल्क के इदारों को और आवाम को, उन अपोजिशन को और मुल्की इदारों को आपस में टकरा दें ताकि हम जो है उनके बंदर बांट के नतीजे जो है हम इक़्तिदार में बैठे रहें। तो मैं ये समझता हूं कि ये नहीं होने का अब वही होने का है इंशाअल्लाह जिसमें से ये मुल्क आगे बढ़े और जिसमें से जमहूरियत आगे बढ़े। अब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे आ चुकी हैं। देखिए, कर्जा आप लेते हैं, IMF से आप लेते हैं, हर दुनिया के मुल्क से आप मांगते हैं और उसके बाद जो है तनख्वाहें आप अपनी बढ़ाते हैं, मफादात आप अपने बढ़ाते हैं और आवाम के लिए आपके पास कुछ नहीं है। हत्ता के आवाम को आप उनके वोट का हक देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये ऐसी सूरत में ये नहीं होगा। तमाम मुल्क इकट्ठा है और मैं समझ रहा हूँ कि अगले कुछ दिनों में मैं ऐसी डेवलपमेंट्स भी देख रहा हूँ जिसके नतीजे में मुल्क की सियासत। दुरानी साहब, आपने कहा जी तमाम अपोजिशन जमातें, तमाम मुल्क इकट्ठा है। हम एक बड़ी उम्मीद बनी थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से 26वीं आईनी तरमीम के वक्त, उसके बाद दीगर मामलात के वक्त, लेकिन मौलाना साहब फौरी तौर पर लगता है कि हर चीज़ ही नूरा कुश्ती की तरह लगती है। तो किस तरह अपोजिशन को तो तकसीम कर चुके हैं हुकूमत। देखें जी, ऑपोजिशन जो है, ऑपोजिशन नाम है इस वक्त उन पार्टी, जिस वक्त ये 26वीं तरमीम के मुज़ाकरात शुरू हुए थे, मुझे GDA वालों ने कहा, मुझे जमात इस्लामी वालों ने कहा और मुझे ऑपोजिशन में जो दीगर अफराद है उन्होंने कहा जी हम इन मुज़ाकरात का आपके जो भी पार्टियां ये कर रही हैं हम उनके इस फैसले को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हमारे ख्याल में इस हुकूमत के पास ये अख्तियार ही नहीं है कि वो आइन में तरमीम करे। ये असेंबली मुकम्मल ही नहीं है कि ये आइन में तरमीम करे और इसलिए इस मामले में इनसे मुज़ाकरात करना वो वैसे ही है कि चोरों से मुज़ाकरात किया जाए कि तुम हमें चोरी का माल जो है वापस दोगे या नहीं दोगे, थोड़ा दे दो या दूसरा ना लेके जाओ। ये बातें उनकी थी और वो इस पे अभी भी कायम है। उसके बावजूद ये मुज़ाकरात हुए भी, लेकिन मेरा इस वक्त का ये मौक़िफ़ है कि हम जो पार्टी भी अपोजिशन में जितनी भी मौजूद है हम उसको तस्लीम करते हैं अपोजिशन में, और हम तमाम पार्टी, मैं उनके मौक़िफ़ को असूली तौर पे सही समझता हूँ। मैं GDA के असूली मौक़िफ़ को सही समझता हूँ। अब तो PTI का भी वही मौक़िफ़ है कि इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते ता वक्त के ये इस वक्त के इश्यूज को। मैं कहता हूँ जब तक ये सियासी कैदी नहीं छोड़ते, इनसे किसी भी इंतज़ामी अमूर के ऊपर भी बातचीत करना फजूल होगा। इसलिए जाके आप आईनी तरमीम के बारे में बात करें तो मैं तो मौलाना से भी यही दरखास्त करूंगा, बाकी भी तमाम पार्टियों से यही दरखास्त करूंगा कि अपना और कौम का वक्त हमें नहीं वेस्ट करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम आपस में इकट्ठे होके पाकिस्तान के अंदर उस जमहूरियत को लाए जिसके ना होने का या कम होने का आप सब लोग गिला करते हैं। जब गिला करते हैं उस वक्त गिला करते हैं, जब कुछ मिल जाता है फिर भूल जाते हैं। तो गिले तो चलते ही रहेंगे, लेकिन मफादात के तहत गिले भी तब्दील हुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो मुलाकात हुई हुकूमती वफ्द की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे, इस मुलाकात से नताइज क्या निकलेंगे और इस पे चल के आगे बात क्या होगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इसी तनाजुर के अंदर बात होगी? इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, इब्तदाई तौर पर जो इख्तलाफात, इबहाम या एतराज़ात दिखाई दे रहे थे मौलाना के, वो डायरेक्ट ऐवान सदर से दिखाई दे रहे थे और वो कहते थे कि ये हुकूमत ने तो अपना काम कर दिया है, ऐवान सदर ने वो एतराज़ात उठाए हैं। आज की मीटिंग में पेशरफ्त क्या हुई है? डेडलॉक का खात्मा हुआ है और फिर इसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी? पार्लियामान का मुश्तरका इजलास दोबारा होगा या गजट नोटिफिकेशन होने के बाद तरमीम के प्रोसेस की तरफ जाएंगे? देखिए, आज की मीटिंग में मौलाना ने अपना नुक्ता नजर बड़ा भरपूर तरीके से बयान किया है। उनके नुक्ता नजर में भी वजन है और दूसरी तरफ से भी बात हुई। वज़ीर आज़म साहब ने वज़ारत कानून और पार्लिमानी अमूर को ये हुक्म दिया है कि इस मामले को मौलाना के नुक्ता नजर के मुताबिक और कानून और आइन की नजर में इसको देख के इसका पॉजिटिव हाल और वो हाल निकल आएगा। इसके ऊपर डिटेल बात हुई है, अभी उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ बातें वो है जो कमेटीज में की जाती हैं और वो पब्लिक में अभी नहीं आएगी। जब वो डिटेल खुलेगी तो इस पर डिबेट करेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कह रहे हैं, उनका नुक्ता नजर और हुकूमत का नुक्ता नजर और प्रेसिडेंसी के तहफ़्फ़ुज़ात, इन सब का ख्याल रखते हुए अगर मसला निकल आए तो ये मुनासिब बात है। सर, इसके ऊपर ये बता दीजिए कि 2019 में जो मुआहिदा हुआ था, तब इसके ऊपर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाना और अब उससे इनहराफ या उसमें कोई एतराज़ात उनकी तरफ से आना, इसकी मंतिक क्या है? सर, मैंने सिर्फ एक गुजारिश की है कि कुछ बातें होंगी है जिस पे डिबेट वक्त में होनी चाहिए। सही। अभी हम एजम्पशन पे बात करेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब और जो मदरसा जिनके साथ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस हो जाएं, जो सदर हाउस की तरफ से एतराज़ात उठे, और ये याद रखिए कि सदर हाउस पार्लिमान का हिस्सा है। प्रेसिडेंट, सेनेट और कौमी असम्बली ये पार्लिमान होती है। उनके जो रिजर्वेशन से जो उनकी निशानदेही थी उसको भी एड्रेस कर लिया जाए। पाकिस्तान के जो आलमी मुआहिदात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको भी देख लिया जाए और मामला एमिकेबली सेटल भी हो जाए। आसान तरीका ये होगा, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा, ठीक। सर, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इतवार तक की डेडलाइन दी कि हमसे मुज़ाकरात के हवाले से कोई बातचीत कर लें बसूरत दीगर सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसके पहले मरहले का आगाज़ हो जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि इस ज़िमन के अंदर बाज़ाब्ता तरीक़ाकार यही है कि रिटन के अंदर ये दरख्वास्त स्पीकर को भिजवानी चाहिए कि मुज़ाकरात के लिए कोई पेशरफ्त हो, या फिर पार्लियामान की जो कार्रवाई का हिस्सा गुफ्तगू होती है उसके फ्लोर के ऊपर खड़े होकर उन्हें जो बात कर दी, अब इसके बाद पहल जो है वो हुकूमत को करनी चाहिए? देखिए, पीटीआई की तरफ से इतनी दफा मुज़ाकरात हुए या मुज़ाकरात का इंदिया दिया गया और विड्रा हो गया, और एक वक्त वो आया कि 25 या 26 नवंबर को इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने के बाद उनकी टीम, उनकी क़यादत बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ, वो आके खान साहब का हुक्म देते हैं कि आप तंगदानी में कर लें और उसको ओवररूल कर दिया जाता है। इस मिसट्रस्ट की कैफियत में जो बातें आगे बढ़ रही है, इसमें अगर हुकूमत की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है, यानी पीटीआई की तरफ से कमेटी बनाई गई, वो कमेटी कब बनाई गई? जबकि फर्द जुर्म आयद हो खान साहब पे, जनरल फैज के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई और बहुत सारे इवेंट गुजर गए। देखिए, उसके साथ ही साथ अब एक दिन बैरिस्टर गौहर खड़े होकर असेंबली में कहते हैं कि हमने कमेटी बना दी है और हम कोई शराइत आयद करना चाहते हैं, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, और यही एक तरीका है। हम जो उनके मुतालबात हैं वो देख लिए जाएंगे, वो मुतालबात एजेंडा आइटम के तौर पे आ जाएंगे। लेकिन अगले दिन बैरिस्टर अली जफर खान साहब से मिलके आते हैं और वो कहते हैं कि जी खान साहब तो इस बात पर बड़े नाराज है कि मेरी जमात क्या कर रही है, उनको तो ये मुतालबात रखने चाहिए। अगर कंडीशनलिटीज के साथ मुज़ाकरात की बात की गई तो कोई नहीं सुनेगा, ये याद रखिए।
शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। और जो ये है कि जो ऊपर तलवार लटकाने की कोशिश, कैसे मुमकिन है कि आप सिविल नाफरमानी का माना जानते नहीं। तो नाफरमानी मुल्की आकाओं के खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ उस वक्त की, वो तो आप बेसिकली टैक्स देने से इनकार कर रहे होते हैं, आप बिल देने से इनकार कर रहे होते हैं, आप बैंकों के साथ कारोबार करने से इनकार कर रहे होते हैं। आप कह रहे, तो खान साहब ने पहले कहा भी था, पहले कर चुके हैं ये काम। ऐसी सूरत में सिविल नाफरमानी एहतजाज नहीं, वो तो एक इन्हिराफ है। अगर पीटीआई का ये ख्याल हो कि उसके दबाव में हुकूमत को मजबूर किया जाए, तो मुझे अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि हमारे दोस्तों ने माजी में भी बहुत गलतियां की हैं और ये उससे बड़ी गलती कर रहे हैं। और ये अगर करेंगे तो इसके बड़े खौफनाक इनके लिए नताइज होंगे। इनको इससे मोहतात रहने की ज़रूरत है। इनको चाहिए कि ये मुज़ाकरात के लिए जो भी इनका एजेंडा है वो सामने रखें, और हुकूमत को भी इस मामले में अब सूरत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये जो हमारे दोस्तों का ख्याल है कि हमने एक बात कह दी है, मीडिया के जरिए कह दी है, गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली कह रही है, बार बार कह रही है, आप गवर्नमेंट को लिख के कह दें। लेकिन सर मैंने सर बसद एहतराम, मैंने कल ये हसन रऊफ साहब से पूछा, मैंने कहा जी कि तमाम हुज्जत के तौर पे ही आप लिख दें, क्या इसमें एतराज़ है, उज़र क्या है इसमें? उन्होंने कहा जी पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर जो भी कुछ बोला जाता है वो कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाता है। अब वहां पे खड़े होकर अगर हमारी तरफ से ये बात कर दी गई हो कि हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं और हुकूमत ने उसकी तायीद भी कर दी हो, तो इससे ज्यादा अब और रिटर्न में क्या हो सकता है? लेकिन इससे ज्यादा अहम बात यह है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अगर पीटीआई के चेयरमैन जो इस वक्त इलेक्टेड हैं बैरिस्टर गौहर, वो एक बात कहते हैं और बैरिस्टर अली जफर इमरान खान से मिलने के बाद दूसरी बात कहते हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट करें, हम ये कह रहे हैं कि चीजों को दुरुस्त तनाज़ुर में लेके चलने की कोशिश करें। बहुत सारी कमेटियां बनी जिनको खान साहब ने ही बनाया। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस था और पीपल्स पार्टी ने एक तहरीक शुरू की थी मुज़ाकरात हो, और जस्टिस बंदयाल साहब ने एक कंडीशन लगा दी एक हफ्ते का टाइम देके मुज़ाकरात का, और 6 मई को मुज़ाकरात फाइनल हो गए। वो मुज़ाकरात फाइनल होने के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब एग्रीमेंट कर बैठे थे, साइन होने थे, और खान साहब ने विड्रा कर लिया। अब ऐसे मिसट्रस्ट की कैफियत भी एक है। बट इवन देन हैविंग सेड ऑल दिस, ये जो मिसट्रस्ट और जो एरोगेंस पीटीआई की तरफ से है, मैं आज भी समझता हूँ कि हुकूमत को इस पे आगे बढ़ने का रवैया अख्तियार करना चाहिए और मुज़ाकरात के जरिए रास्ते पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसमें पीटीआई फेल होती है तो ये उनकी किस्मत है, लेकिन पीटीआई समझती है कि नाफरमानी करके, इदारों से लड़के, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाल के वो कोई हल कर सकते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर देम, करके देख ले। हम तो वो कह रहे हैं जो हमारे तजर्बे की बातें, जो हम समझते हैं कि ये आगे बढ़ने का रास्ता है। अगर वो हमारे रास्ते से इत्तेफाक नहीं करते, जो उन्होंने माजी में भी नहीं किया, तो फिर मैं उनको गुड लक ही कह सकता हूँ कि आप अपने ख्याल के मुताबिक जो समझते हैं वो करके देख लीजिए। उसमें अगर कामयाबी होती है और पाकिस्तान की बेइज्जती होती है तो गुड लक। खैर साहब, एक बात और, आपने कहा कि जी कि इनको याद अब आया कि जब बहुत से इवेंट्स गुजर चुके हैं, फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, हुकूमत का तो वाज़े मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाकरात अगर होंगे तो केसेस के हवाले से तो बातचीत नहीं होगी, वो तो आपको अदालतों के अंदर ही भुगतना पड़ेंगे। तो फिर आप समझते हैं कि इस चीज़ में ये चीज़ मैटर करती है? देखिए, गुजारिश ये है, वो क्या कह रहे हैं, हमारे बंदों को छोड़ें। ऐसी कैफियत में क्या ये मुमकिन है? आप अपनी गलती का इदराक ही नहीं कर रहे, आप हठधर्मी का शिकार हैं। और अगर मेरे साथी ये समझते हैं, ये मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, अगर मेरे साथी ये समझते हैं पीटीआई वाले कि ये मसलों का हल है और ये वे फॉरवर्ड है, तो मैं उनको गुड लक ही कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़, अल्लाह ने के बाद।